बात ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मुनीर साहब आज जागे और कह रहे हैं कि भाई चुन चुन कर बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अरे भाई आप झुक भी गए, रुक भी गए, थक भी गए। आपने तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है। आपने कैसे 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ा? मेरे देखिए साहब, विवेक, इनकी इनकी मिलिट्री इतनी वास्ट या बड़ी नहीं है कि यह अपनी मैन पावर को वहां पे डिप्लॉय कर सके। तो इनको मैन पावर की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, वहां के जो लोकल जो यूथ है उनको एम्प्लॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फोर्सेस। जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट है। तो वहीं के लोकल नौजवानों को ये आर्मी के तौर में शामिल करते हैं। पर उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, ना ही उनका वेपन प्रोफाइल इतना तगड़ा होता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग एक पाकिस्तान मिलिट्री के स्तर पे की जाती है। पर ये मेनली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और इन नौजवानों को उस इलाके का अपने मतलब एट द बैक ऑफ देयर हैंड उन्हें रटा हुआ है कि कौन सी पगडंडी, कौन सा इलाका, कौन सा गांव, सब कुछ उन्हें पता है। अब क्या हुआ है कि जितने भी पश्तून थे उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बलूचियों और पश्तून के खिलाफ जो आम आवाम है उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इनके इनको हाथ पैर बांध के इनकी आंखों पे पट्टियां लगा के ट्रकों में लोड किया। हाँ। और अभी हमें पर नहीं है कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, या फिर इन पे म्यूटिनी का केस चलेगा, या इनको या तो मैस ग्रेव्स की तो अब वहां पे ट्रेंड है बलूचिस्तान और ये जो बॉर्डरी इलाके हैं अफगानिस्तान में। जी। तो पता नहीं क्या अंजाम हुआ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस कितनी हुई है। हमें अभी भी वी आर क्लूलेस और वी आर ट्राइंग टू ट्रैक कि उन ऑफिसर्स और जवानों के साथ क्या अंजाम दिया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो जेनोसाइड इन्होंने इतनी टाइम से करते आए हैं, अब पाला ऊपर जा चुका है पानी का और जी। गुस्से का। देखिए जनता ने हथियार उठा लिए एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ये नहीं है कि सिविल वॉर नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस है। वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, तो वहां की जनता ने हथियार उठा लिए और वो अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो जी। जो हम देख टीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसमें से आप हैरान मत होइए कि बीएलए के काफी ऑपरेटिव्स इसके अंदर मिक्स होकर ऑपरेट कर रहे हैं। और अब हाँ, देखेंगे कि कोई देखिए कोई बड़ी बात नहीं सर। हमला हो गया, चाइनीज इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं। ये एक मैसेज दे रहे हैं ऑफ जी। डेस्परेशन। पाकिस्तान की सरकार ना ही उनकी मिलिट्री पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में है। क्योंकि देखिए जब तालिबान लड़ाई के मैदान में उतरेगा दीमक की तरह, वो अच्छे अच्छे महलों को उसने खत्म कर दिया है, उसने रूसियों को निकाह खदेड़ दिया, उसने वर्ल्ड पावर यूएसए को भी खदेड़ दिया। तो देखिए ये मतलब इट विल नॉट बी फेयर अगर पाकिस्तान की आर्मी बोले कि ये इनको खदेड़ देगी और इनको खत्म कर देगी। ये तो होने नहीं वाला है। इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकलेगा। बट आज की तारीख में यूएन हैज टू हैव अ एक्टिव रोल इन दिस। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वेक अप टू दिस बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि देखिए अभी जैसे लेकिन अमजद दूर से अयूब खान जी ने बताया मेजर साहब, कि इन्होंने न्यूक्लियर इन्होंने है। इन्होंने इस दुनिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे दिए। इन्होंने खूब सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिए, भर भर के थोक के भाव में ले जाओ। इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट दिए, इन्होंने उन टेररिस्टों को घर भी दिया, सेफ हाउस भी दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में यूरेनियम सप्लाई भी कर दिया, पता नहीं किस चीज को बेचा, वहां से निकाल के किसको किसको दिया, किसके पास है। अब भगवान जाने उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किसके हाथ पड़ेगा, कहां फटेगा, कहां गिरेगा, कहां डर्टी बम बनेगा। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के कुछ मुल्कों को परमाणु ताकत भी दे दिया, और उसमें कादिर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये एक रोग स्टेट है कंप्लीटली, ये बात तो साफ हो चुकी है। लेकिन इसी रोग स्टेट को वहां के लोग खाने पे तुले हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए। मिर्जा साहब, ये जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि हम टीटीपी को 2 मिनट में संभाल लेंगे, क्या ये 2 मिनट में संभाल पाएंगे टीटीपी को? जो टीटीपी 2007 में बना, आप उसका पिछले 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। नहीं, टीटीपी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पश्तून बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है
और ये इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता कि ये एलियन नहीं है। ये कोई टीटीपी वाले जो है, ये कोई बाहर दूसरे सूबे से आके नहीं लड़ रहे, ये अपने घर में लड़ रहे हैं। यानी कि ये पश्तून है, ये इनके रिश्तेदार हैं, लोकल आबादी के साथ इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। और आपको पता है कि जो गुरीला वॉर होती है उसके लिए ये फंडामेंटल होता है कि आपको ट्रेन का पता हो, यानी इलाके का, और लोकल जो है वो आपको सपोर्ट करे। उसके बगैर गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ी जा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जब जाते हैं वहां मारने, तो वो जो तहरीक तालिबान के लोग हैं, टीटीपी वाले, वो लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? वो को वर्दी पहन के थोड़ी बैठे होते हैं वहां पे। तो ये नहीं जीत सकते टीटीपी से। बल्कि जैसे अपना तूर जी कह रहे हैं, समर तूर जी, ये अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन भी मैं समझता हूं कि उसके हाथ से भी काम निकल गया है। ये तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इजलास होना चाहिए, और उस इजलास में ये बात तय होनी चाहिए कि क्या किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान खुद निकल रहा है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो एयरपोर्ट है वो दे दिया जाएगा तुर्की को, 15 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब है ये इस किस्म की चीजें वहां पे चल रही हैं, और बेच रहे हैं, लूट रहे हैं हुक्मरान तबका। वो तो सीरियस ही नहीं है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो एक रोग एलिमेंट पाकिस्तान आर्मी का, वो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर नजर रखे हुए है कि इसको कैसे बेचा जाए, चोरी किया जाए। पूरा एक माफिया जो है वो चल रहा है। तो टीटीपी के लिए जो एक होमोजीनियस आर्मी चाहिए वो नहीं है। एक जो जज्बा चाहिए कि जो फौजों का जज्बा होता है लड़ने का, मरने का, खून बहा देने का, वो जज्बा इस आर्मी में नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के जज्बा है, मुनाफाखोरी का जज्बा है, लेकिन जंग लड़ने का जज्बा इनमें नहीं है। रिश्वत खाते हैं ये छुट्टी लेने के लिए, सिपाही से लेकर सूबेदार तक जो है ये एक दूसरे को रिश्वत दे के तो छुट्टी लेते हैं। मतलब है ये पूरी फौज जो है करप्ट हो चुकी है। इसलिए टीटीपी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बीएलए क्यों जीत रही है? क्योंकि बीएलए को लोकल आबादी की सपोर्ट हासिल है। तो ये नहीं जीत सकते। ये अब वी नहीं, आर फिर इन हेडिंग धमकियों की टुवर्ड्स वजह एंड ऑफ क्या है? पाकिस्तान। और नहीं, ये या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी कुर्सी की चिंता है। कुर्सी भी बचा रहे हैं, लेकिन कुर्सी बचाने से ज्यादा ये क्या कर रहे हैं कि ये पैसा बाहर भेज रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे दुबई वगैरह और दूसरी कंट्रीज में। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वक्त जो है यहाँ से भागना पड़े, तो पैसा जो है और जायदादें ये बाहर बना रहे हैं, ये उसमें बिजी हैं। कुर्सी तो बचे या ना बचे, पाकिस्तान में तो कुर्सी का कोई पता नहीं होता कि कब आई और कब गई। जी। लेकिन जब आ जाए तो फिर पहला काम ये होता है कि पाकिस्तान के खजाने लूटो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ, उनको लूटो, बिजली के बिलों के जरिए जो भी है, जो बाहर से लोन आ रहा है उसमें से जो है वो माल बनाओ, जो ठेके हैं उनमें से माल बनाओ, सी पैक के ठेकों में से माल बनाओ, और उसके बाद जो है वो सारा पैसा बाहर पहुंचाने का ठीक है, आपने चैनल ये माल बनाने में ताकि- बिजी रहते हैं, और हाँ। इतिहास इस बात का गवाह है। अब ये माल कहां से बना रहे हैं? मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। वैसे इसका नाम पाकिस्तानी आर्मी नहीं, ये माल बनाओ आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि अपने सैनिकों की सुरक्षा तो कर नहीं सकते। ये माल बनाओ आर्मी कैसे है भैया? इन्होंने खोली दुकान फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी बैंक लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फूड्स लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी सीमेंट। अच्छा, एक सीमेंट पहले बना रहे फौजी सीमेंट, एक और सीमेंट कंपनी आ गई अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, ये हथियार भी बनाते हैं, फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग, अच्छा घर भी बनाते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मतलब ये पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, घर, सीमेंट, मकान, दुकान, राशन पानी, आटा चावल दाल तेल पानी सब ले लो, काम कुछ नहीं करना है, बस दुकानें चलानी है। और पैसा जो है उसको बाहर भेज दो, लंदन में मकान खरीद लो, और बाकी जो सैनिक हैं उनको मरने के लिए बलूचिस्तान भेज दो, खैबर पख्तूनख्वा भेज दो। कर्नल दिनेश नैन। और यही नहीं विवेक,
अभी लेटली जितनी भी फर्टाइल जमीनें हैं पाकिस्तान आवाज नहीं आ रही। जो पाकिस्तान की जो फर्टाइल जमीनें हैं वो सब भी अब पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी लीज के ऊपर, यानी खेती बाड़ी भी यही करेंगे। अच्छा, देखिए जहां तक सवाल है पाकिस्तानी आर्मी का, ये अब हम इसको काफी प्रोफेशनल आर्मी मानते थे, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से करीब 2 दशक पहले तक, जब तक इसके अंदर मुशर्रफ ने आकर के कंट्रोल किया, और मुशर्रफ के जाने के बाद से लेके अब तक तो हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। जो भी जनरल आए, जो भी चीफ आए, उनका एक ही मकसद रहा, कैसे यहां से ज्यादा पैसा लूटा जाए और विदेशों में भेज के अपने बच्चों को और अपने लिए एक अच्छा आलीशान महल खड़ा किया जाए। यही इनकी जो है हमेशा हो रही। और एक बात और, ये लोग आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, यानी अगर आपने चोरी की है कोई बात नहीं, आप लो जाओ, अगला नंबर मेरा है, तो मैं जब चीफ बनूंगा या मैं जब कोर कमांडर बनूंगा तो मैं करूंगा। बलूचिस्तान के अंदर विवेक, इतना ज्यादा ब्लैक में तेल आता है ईरान की तरफ से, इतना ज्यादा वहां पे अफीम और इतना ज्यादा वहां पे ये स्मगलिंग होता है चीजों का, कि वहां का जो कोर कमांडर है वो तो एक तरीके से आप लगा लीजिए 2 दिन में शेख बन जाता है। अब रही बात, देखिए इनका आर्मी का ये हाल जो हो रहा है, टीटीपी के सामने ये कमजोर क्यों है? देखो मैं थोड़ा सा इसको ना, आपको इसको विवेक थोड़ा सा 2 दशक पीछे ले जाना चाहूंगा, 3 दशक पीछे। जब रशिया ने अटैक किया तो सऊदी अरब से लेके सभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने यहाँ पे अपने मुजाहिद भेजने शुरू किए, यहाँ पर जो है लश्कर भेजने शुरू किए। वो पाकिस्तान में आते थे, और पाकिस्तान में आने के बाद मैं बताऊं उनका सबसे मेन ठिकाना लड़ाई में जाने से पहले क्या होता था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, और उस लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अजीज और मौलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजीज तो उसका ब्रदर, छोटा ब्रदर था रशीद, मौलाना रशीद जो थे, ये दोनों इन सब लोगों को जो कि हजारों की संख्या में ट्रेनिंग करते थे, ये सब यहां से अपना इस्लाम का पाठ लेकर के अफगानिस्तान में जाते थे। और धीरे धीरे ये लाल मस्जिद इतनी मजबूत हो गई कि इन्होंने एक टाइम पे फॉरेनर्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप मैसाज नहीं करा सकते इस्लामाबाद के अंदर, चाइनीज को एब्डक्ट कर लिया था। और जब चाइना ने इनको डंडा दिया मुशर्रफ को, तो इस लाल मस्जिद के ऊपर एक्शन हुआ था। लेकिन इस मस्जिद को एक्शन होने से पहले इतने पश्तून, इतने पठान यहां से ट्रेनिंग लेके जा चुके थे टीटीपी के, या कह लीजिए तालिबान के, कि आप उसका कोई गिनती नहीं थी। और जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर आई सामने, जिसका नाम था पश्तून तहफुज मूवमेंट। आज की तारीख में मंजूर पश्तूनी जो उसके लीडरशिप कर रहे हैं। और इस पश्तून मूवमेंट ने पूरी डोरंड लाइन के साथ साथ वजीरिस्तान से लेकर के नॉर्थ और साउथ ले लो, खैबर पख्तूनवा ले लो, स्वात वैली ले लो, और यहां तक की जो खुशदार डिस्ट्रिक्ट है आपका बलूचिस्तान का, यहां तक विवेक ये सारे के सारे पठान बैठे हैं। और इन पठानों के अंदर अब वो जो जज्बा लड़ाई का, रशिया से, अमेरिका से, इन सब से लड़ने के बाद ये ऐसे कट्टर लड़ाके बन चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो आज आप कह रहे हो आसिम मुनीर ने जो वक्तव्य दिया है, एक्चुअली हुआ क्या है कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, उसने घेरा इसको, पाकिस्तान की जो आज की तारीख में क्या कहते हैं कठपुतली सरकार है और सेना को, और उनसे पूछा कि जिस तरीके से आप मार रहे हो, बम्बार्डमेंट कर रहे हो, रॉकेट्स मार रहे हो, अगर ऐसा करते रहे तो फिर इसका जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद जी जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद जी पाकिस्तान से, नेता PMLN, बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका। आज की डिबेट में आपके सेना प्रमुख का एक बयान आया जो मैं कोट करना चाहूंगा। इरशाद अहमद जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मैं इरशाद करना चाहूंगा कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मैं इरशाद अहमद जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि भाई दुश्मनों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, तो जो हमले में कुल पाकिस्तानी मारे गए 2024 में 1284, भाई उनका क्या? उन्होंने आपका कौन सा गाय खोल लिया था? उन्होंने आपकी कौन सी संपत्ति जायदाद रख ली थी कि आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और आज आप जागे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको जवाब देंगे?
अब तक आपके 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए 2024 में। भाई उसका क्या? तो आपके ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो लगता है कि कुछ हाई क्वालिटी वाला अफीम इनको मिलता होगा टीटीपी एरिया से और उसको लेके सोते होंगे, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद अगर इस तरह का बयान आ रहा है और इस तरह के खोखले बयान आ रहे हैं तो ये बहुत टेंशन की बात है। मेजर साहब, ये आदमी या तो प्योरली व्यापार में लगा हुआ है, अपना एसेट बना चुका है, लंदन अमेरिका जहां भी बनाना हो, और यहां से निकलने की तैयारी में आसिम मुनीर ने पूरा सेटअप कर रखा है। मेजर साहब, देखिए विवेक, अब ये जायज सी बात है कि एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कंपनी है, क्रेडिट सूसी जी तो क्रेडिट सूसी जो बैंक है, इसने खुलासा किया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, इन्फ्लुएंस, ड्रग पेडलिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं यहां से आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो फंडिंग आती है, पैसे आते हैं, ये स्विट्जरलैंड के जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स के नाम पे है, सीनियर कर्नल्स के नाम पे है। दूसरा, जो भी सीपेक में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पे ही कंपनीज खुली हुई है। क्योंकि जिस एरिया में जॉनसी इनकी यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है, उन्हीं की यूनिट के ही जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं, इन्हीं के नाम पे ही ये रजिस्टर करते हैं, या इनके रिलेटिव्स के नाम पे कंपनियां रजिस्टर होती है, और ये उसी इलाके में फिर अपने बंदे लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और सारा सरकारी पैसा इन्हीं की जेब में आ रहा है। तो देखिए, जो मर्जी कर लीजिए आप, या तो कान सीधे हाथ पकड़े या उल्टे हाथ पकड़े, पैसा एक ही जगह जा रहा है, वो है पाकिस्तान आर्मी के पास। और बदले में पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा पैसा फॉरेन के बैंक्स में पार्क कर रही है, उनको वहां पे सेफ हेवन प्रोवाइड करके रखा है इन पैसों को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ना के बराबर है, क्रैश हो चुकी है। तो देखिए कि जब खुद के ही मुल्क के जो सके ना हो सके, जो रक्षक ही बने भक्षक वाली बात हो गई, तो अब आप बताइए कि कितनी देर और कितने आगे साल तक ये पाकिस्तान मिलिट्री कब तक होल्ड करेगी। और सिविल वॉर इमिनेंट है, क्योंकि देखिए, जब हम सियाचिन में पोस्टेड थे तो हम इंटरसेप्ट सुनते थे जी वायरलेस इंटरसेप्ट, तो उसमें इनकी तनख्वाहें, जो इनके वारंट अफसर हैं, जेसीओ साहिबान हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं समय पे आती, इनके जवान छुट्टियों के लिए तरस जाते हैं, इनके पास मैन पावर पूरी नहीं हो पाती है। बल्कि वहां पे जब ये डिप्लॉय होते थे तो इनके पास कोई क्लोथिंग नहीं होती थी, ये अपने पूछ और जो इनके जो शॉल हैं